हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बुक का जिसका टाइटल है द लॉर्ड्स ऑफ इजी मनी। ठीक है। इस बुक में जो मैंने पूरा तो अभी नहीं पढ़ा है, इसके जो भी मैंने पढ़ा है उसको भी बताने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसमें जो ये बुक है जो पैसे के ऊपर है, ठीक है। और इसको ऑर्थर ऐसे बताता है कि जैसे कि बहुत समय पहले जब किसी भी देश में सेंट्रल बैंक नहीं हुआ करते थे, तो मल्टीपल बैंक्स हुआ करते थे हर देश में, ठीक है। हम बेसिकली अमेरिका की बात करेंगे अभी। अमेरिका में, यूएसए में मल्टीपल बैंक हुआ करते थे और हर एक बैंक की अपनी अलग से एक नोट हुआ करती थी। तो उसमें एक दिक्कत ये आता था कि मान लो कि बैंक ए बी सी है, चाहे मान लो कि बैंक ए है, ठीक है, उसकी एक करेंसी है, उसका नाम कुछ भी हो, मान लो कि डॉलर डॉलर हो गया। और एक बैंक बी है, उसका भी कुछ करेंसी है, मान लो कि रुपया हो गया। डॉलर सी है, यूरो हो गया। डॉलर डी है, फ्रैंक हो गया। ऐसे करके कई सैकड़ों बैंक थे, ठीक है। लेकिन उसमें ये होता था कि मान लो कि तुम्हारे पास बैंक ए की नोट है, करेंसी है, तो जो जो अगला व्यक्ति है, मान लो कि तुम किसी होटल में गए और जब तुम पेमेंट करने जा रहे हो, तो जो होटल में जो मैनेजमेंट पेमेंट रिसीव कर रहा है वो भी उस बैंक में विश्वास करे, उसको भी ये विश्वास हो कि जिसकी मैं करेंसी ले रहा हूँ वो करेंसी ठीक ठाक है। ऐसा नहीं है कि वो कल जाके उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, वो सस्ती हो जाएगी, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पे फिर प्रॉब्लम होता था लोगों को। तो उसके बाद से जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे और जब छोटे छोटे बैंक थे तो वो ज़्यादा लोन्स भी नहीं दे पाते थे लोगों को। जब उनको पैसा की काम पड़ती थी तो पैसा भी नहीं दे पाते थे फार्मर्स को यूएसए में। तो लोगों ने एक एक प्रोटेस्ट किया जिससे उनको इस प्रॉब्लम को सॉल्व हो। तब गवर्नमेंट ने सेंट्रल बैंक बनाया, जिसको सेंट्रल बैंक बनाया अमेरिका का, ठीक है। हर देश में एक सेंट्रल बैंक होता है। हमारे यहाँ आरबीआई है, उन लोग के यहाँ भी है एक सेंट्रल बैंक। तो सेंट्रल बैंक जब बना तो सेंट्रल बैंक का जो मॉनेटरी सिस्टम है वो कैसे काम करता है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि सेंट्रल बैंक अब क्या करते हैं, अब करंट टाइम की हम बात करते हैं, सन 2000 से 2020 के 2024 के अंदर के। इसमें होता क्या है कि वो इंटरेस्ट को मॉनिटर करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं और उसको चेंज कर सकते हैं, फ्लक्चुएट कर सकते हैं, ठीक है। और मनी प्रिंट कर सकते हैं आउट ऑफ थिन एयर। बस वो पैसा प्रिंट कर सकते हैं, जितना मन उनको वो पैसा प्रिंट कर सकते हैं। लेकिन वही कर सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कर सकता है। या फिर वो जिस बैंक को कहेंगे प्रिंट करने का वो बैंक प्रिंट कर सकता है, लेकिन उनके परमिशन से, सेंट्रल बैंक के परमिशन से, बिना परमिशन का वो पैसा प्रिंट नहीं कर सकता है। तो ठीक है। तो जब जिस देश में जब रिसेशन आता है, डिप्रेशन आता है, जब देश में जैसे कि पैसे की कमी होने लगी, आर्थिक तंगी आ गई, तो क्या करते थे बैंक, सेंट्रल बैंक क्या करता था कि पैसा ऐड कर देता है, ठीक है। मान लो कि 500 बिलियन ऐड कर दिया और जो अपना इंटरेस्ट रेट है उसको कम कर दिया। अब देखो, इंटरेस्ट रेट जब कम होता है तो बैंक को घाटा होता है। ये क्यों होता है, अब ये समझो। अब मान लो कि इंटरेस्ट रेट हो गया 2%, पहले था 10%, उसको कम करके सेंट्रल बैंक ने कर दिया 2%। अब बैंक को मजबूरन लोगों को लोन बांटना पड़ेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि मान लो कि इन्फ्लेशन 5% से है, ठीक है, और इंटरेस्ट 2% मिल रहा है। तो अगर बैंक अपना पैसा रख भी रहा है सेव करके, तो उसको इंटरेस्ट 2% का मिल रहा है, ठीक है। और इन्फ्लेशन 5% है तो 3% उसके हर समय माइनस हो रहा है। तो बैंक पैसा लूज कर रहा है, जब वो रख रहा है अपने पास तो पैसा लूज कर रहा है, ठीक है। तो क्या करते हैं बैंक्स, अब बैंक को पैसे को अपने पैसे से कमाना है तो वो क्या करता है कि वो लोन बांटना चालू करते हैं, ठीक है। लेकिन अब क्योंकि वो पैसा लूज कर रहा है तो वो बैंक नीडी है और उसको उसको लोन्स बांटने हैं ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि उसके पास पैसे कम बचे। तो इस स्थिति में बैंक क्या करता है कि जो रिस्की लोन्स होते हैं, जो मान लो कि कोई कस्टमर है, बैंक को उस पर पूरा विश्वास नहीं है कि जब इस मेरे से पैसा ले रहा है वो लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा, लेकिन फिर भी मान लो कि 100 में 60% उसको विश्वास है, 40% उसको विश्वास नहीं है, तो बैंक क्या करेगा, फिर भी उसको लोन दे देगा। रिस्क है लेकिन दे देगा, ठीक है, ऐसा करके। तो जब बैंक ऐसा करते हैं तो मार्केट में बहुत ज़्यादा पैसा हो जाता है, ठीक है। तो लोग की बाइंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है कि कई बार जो लोग लोन लेते हैं वो रिस्की लोन होते हैं, तो लोग डिफ़ॉल्ट कर देते हैं, ठीक है। और जब मान लो, एक कहानी फिर से मैं बताता हूँ इसी कहानी के बीच में। एक बार क्या हुआ कि अमेरिका में ऐसा ही इंटरेस्ट रेट लो हो गया, ठीक है। और बैंक्स लोन बांटने लगे और किसानों ने लोन लेकर के ज़मीन खरीदना स्टार्ट कर दिया।
ठीक है। और बैंक भी ये अज्यूम कर लिया, मान लिया कि ज़मीन का दाम तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ऐसे ही करके किसान ज़मीन खरीदने लगे और ज़मीन लेने के लिए और लोन लेने लगे और लोन उसी खेत पे मिल जाता था। और ऐसे ही करके वो और ज़मीन खरीदने के लिए और लोन लेने लगे। तो ज़मीन जो थी वो सीमित थी, ठीक है, ज़मीन सीमित थी, लेकिन लोग लोन ले रहे थे और सबके पास पैसा मिल जा रहा था उस ज़मीन पे। तो ज़मीन की दाम बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, बढ़ती गई, और देश में बहुत ज़्यादा ज़मीनों की दाम बढ़ गई। तभी सेंट्रल बैंक, और तभी देश की स्थिति जो थी, इकोनॉमी भी चरमरा गई, क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ रहा था। इन्फ्लेशन, क्योंकि जब मार्केट में आप पैसा पंप करते जाओगे तो एक समय पे आके चीज़ें तो उतरी, आप पैसा डाले जा रहे हो, तो पैसा जब जब भी इंटरेस्ट रेट लो होता है तो पैसा सस्ता हो जाता है, ठीक है। आप कहोगे कि पैसा कैसे सस्ता हो जाता है, तो मान लो कि 100 रुपये का आप बैंक से ले रहे हो लोन, और आपको देना है 10% इंटरेस्ट। तो आपको कितने पे करने होंगे एक साल में? 110 रुपये। मान लो कि पर ईयर 10% का ब्याज लग रहा है, तो देना कितना है आपको? 110 रुपये। अब मान लो कि यही इंटरेस्ट घट के 2 रुपये हो गए, तो अब कितना देना है आपको? 102 रुपये ही देना है, ठीक है, 102 रुपये ही देना है। तो पैसा सस्ता हो जाता है जब इंटरेस्ट रेट लो होता है। तो ज़मीन तो उतनी ही थी, लेकिन बार बार सब लोन लेके खरीद रहे थे, खरीद रहे थे, खरीद रहे थे। इसमें क्या हो गया कि देश में इन्फ्लेशन बहुत तेज़ी से बढ़ गया। जब इन्फ्लेशन तेज़ी से बढ़ गया तो सेंट्रल बैंक के नए अपॉइंट किए गए सीईओ को, चेयरमैन को, और उन्होंने क्या किया कि इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो पहले पैसा सस्ता था, अब पैसा महंगा हो गया, ठीक है। अब लोगों को लोन नहीं मिल रहे थे, क्योंकि बैंक को मान लो कि अगर 5% इन्फ्लेशन चल रहा है और 10%, 15%, उस समय पे अमेरिका में 20% तक इंटरेस्ट रेट चले गए थे, और 20% मान लो कि अब 16% ही लो, 5% से इन्फ्लेशन चल रही है, 16% बैंक को ब्याज मिल रहा है, फिर भी 11% तो बैंक फायदे में है ना। तो बैंक लोन देगा, इस समय ऐसा नहीं कि बैंक लोन नहीं देगा, लोन देगा, लेकिन अब उसी को देगा जो सही में बढ़िया हो। बैंक पूरी तरीके से जांच करेगा, और जिसको जिसकी स्ट्रेटजीज, जिसके प्रोडक्ट में दम होगा, जिसमें दम होगा, अब उसी को मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब रियल लीडर्स को ही पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ये जो लोग रिस्कियर थे, ये लोग तो ख़त्म हो जाते हैं। अब ज़मीन को पैसा मिल नहीं रहा है, अब लोगों के पास पैसे नहीं है, क्योंकि पैसा महंगा हो गया है, लोन्स नहीं मिल रहा है। अब किसी को लोन नहीं मिल रहा है, अब ज़मीन खरीदेगा कोई कैसे? जब ज़मीन लोग खरीदेंगे नहीं, अब कोई भी चीज़ ज़्यादा हो जाए, सप्लाई जब ज़्यादा हो जाए और डिमांड कम हो जाए तो दाम गिर जाएगा। अब लोग ज़मीन खरीदना नहीं चाहते हैं, क्योंकि लोन महंगा हो गया है। तो क्या हुआ? ज़मीनों के दाम गिर गए, और जब ज़मीनों के दाम गिरे, अब मान लो किसी ने 1 लाख में कोई ज़मीन खरीदी है, वो उसका दाम गिर गया 80,000, 60,000 हो गया, तो क्या हो गया? तंगी आ गई, ठीक है, लोग परेशान हो गए। तो ये एक एक एग्जांपल मैंने बताया आपको कि कैसे पैसा काम करता है, कैसे इंटरेस्ट रेट काम करता है, ठीक है, किस तरह से ये सब बबल्स क्रिएट हो जाते हैं। जैसे कि फार्मलैंड आपने देखा कि एक बबल क्रिएट हो गया, ठीक है, लोन्स की वजह से, और फिर वो कैसे बबल फूट गया। तो इंटरेस्ट रेट जब लो होता है तो पैसा सस्ता हो जाता है, इंटरेस्ट रेट हाई होता है तो पैसा महंगा हो जाता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होता, एक कॉम्प्लिकेटेड इशू है। लेकिन कई बार क्या होता है कि सेंट्रल बैंक के जो चेयरमैन होते हैं, वो किसी भी चीज़ को सॉल्व करने के लिए, कई बार अच्छे लोग पोजीशन पे नहीं होते, तो वो क्या करते हैं कि उनको लगता है कि मार्केट में पैसा डाल देंगे तो चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो वो बस आउट ऑफ थिन एयर पैसा प्रिंट करते हैं और मार्केट में डाल देते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा प्रिंट करने की पावर है। लेकिन हमेशा इस तरह से सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई है। आप अगर इसको ठीक से समझना चाहते हो तो आप इस एक बुक का जो मैंने नाम बताया है उसको आप पढ़ सकते हो, और बुक का नाम है, एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, लॉर्ड्स ऑफ इजी मनी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है रविराज यादव। जय भारती, जय हिंद।